नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। प्रशासन की दृष्टि से हम देखें तो विभिन्न प्रकार के संगठन पाए जाते हैं प्रशासन में। तो उनमें से ये एक प्रमुख प्रकार है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। तो इनके बारे में जानने से पहले, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि संगठन किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या विशेषताएं होती है, उसका मीनिंग क्या है, परिभाषाएं क्या है, विद्वानों ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहा है, यह जानना जरूरी है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान जाएंगे तो उनके प्रकारों के बारे में ढंग से फिर बाद में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में मैंने आपको जैसे कि बताया, सबसे पहले हम समझेंगे संगठन का अर्थ, मीनिंग क्या है संगठन से, मतलब क्या है, संगठन होते क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होते क्या है। देखो, जब लोक प्रशासन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी तो उसमें पहले ही बता दिया था कि लोक प्रशासन क्या होता है, एक सहकारी प्रयास होता है जिसमें बहुत से व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुछ कार्य संपादित करते हैं। ये एक लोक प्रशासन की परिभाषा है। मतलब ये व्यक्तियों का जो सामूहिक प्रयास होते हैं या उनकी प्रक्रियाएं जो होती है, सामूहिक प्रयास, कोई कार्य करने का व्यक्तियों का जो सामूहिक प्रयास होंगे, उनकी प्रक्रियाएं होंगी, प्राय उसी चीज को संगठन के नाम से जाना जाता है। अब ये संगठन केवल सरकारी तंत्र में नहीं होता, केवल हम ये कहेंगे केवल सरकारी तंत्र में या सरकारी प्रशासन में संगठन होते हैं। संपूर्ण मानव समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन है कार्य करने के लिए। ठीक है, अब संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, टू मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसका टू ऑर्गेनाइज मतलब इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें संगठन का तो होता है ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है आयोजित करना या व्यवस्थित करना या तैयार करना या चालू अवस्था में रखना। टू ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करना, व्यवस्थित करना, तैयार करना, चालू अवस्था में रखना। एक अर्थ है, एक मीनिंग है इस वर्ड का। तो इस संगठन का जो अर्थ है वो यही है। मतलब दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि अर्थ क्या होता है, जैसे लगाएं मतलब संगठन एकीकरण है, सामूहिकता का नाम है। हम कहते हैं कई बार संगठन ही शक्ति है, मिलजुल कर रहो, मतलब एकीकरण है, सामूहिकता का नाम संगठन है। संगठन कई बार किसी संस्था संघ को भी कहते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, या प्रशासनिक संरचना के प्रारूप को तैयार करने के कार्य को भी संगठन कहते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के संगठन की रूपरेखा बताओ, ये हो जाता है ना ऐसा, तो प्रशासनिक संरचना के प्रारूप को भी कहते हैं। या किसी प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों प्रक्रियाओं के संचालन को भी संगठन कहा जाता है। ठीक है, जैसे पल्स पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि। मतलब संगठन संरचना का भी प्रयोग होता है, जैसे भारत के वित्त मंत्रालय का संगठन। तो यहां पर आपको यह समझना है कि लोक प्रशासन में संगठन से तात्पर्य अधिकांशतः उन प्रशासनिक संगठनों से हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लोक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लोक प्रशासन की दृष्टि से अगर हम देखें, तो संगठन का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो उन प्रशासनिक संगठनों से हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित करते हैं, कोई ना कोई कार्य करते हैं ना, वो संगठन है। ठीक है, तो ये संगठन का एक सामूहिक एक मतलब एक जनरल परिचय है। हम संगठन का मीनिंग समझ रहे हैं। अब संगठन के ये मीनिंग जान लेने के बाद, है ना, मतलब अगर हमसे पूछा जाए संगठन होता क्या है, तो संगठन से तात्पर्य ऐसी कार्य योजना से है जिसमें एक समूह है अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। ठीक है, अब आ जाओ संगठन की परिभाषा। देखो, विभिन्न विद्वानों ने संगठन की परिभाषा भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रस्तुत की है। ठीक है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है संगठन की, विभिन्न विद्वानों ने। कुछ इनमें से प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे जेडी मूने ने क्या कहा, एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है, ये कहा जेडी मूने ने। ठीक है ना, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सेवक नामी संगठन है, मूने ब्रेले। आपकी कोई सी बुक होगी उसमें विभिन्न परिभाषाएं होगी। जैसे चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा, दो या अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था ही संगठन है। दो या अधिक व्यक्तियों की, यानी कि संगठन के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी है और उनकी
दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधियां, सचेत का मतलब जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएं, और वो समन्वित आपस में कोऑर्डिनेटेड करके जो गतिविधियां की जाती है और उन गतिविधियों की जो व्यवस्था है वही संगठन है। ये चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की परिभाषा है। ठीक है। एक है एल उर्विक। एल उर्विक ने क्या कहा? संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सके। ठीक है। तो ये एक संगठन की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है जो आपको बुक में भी मिलेगी, और आपको इनमें से प्रमुख परिभाषाओं को पढ़कर ये ध्यान रखना है कि कौन विद्वान क्या कह रहा है। जॉन एम गोस्ट ने संगठन की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। जॉन एम गोस्ट ने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द पर्सोनेल, कर्मचारियों की व्यवस्था है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द पर्सोनेल फॉर फैसिलिटेटिंग द accomplishment of some agreed purpose through the allocation of function and responsibilities। तो एफ.एम. मार्क्स ने क्या कहा? संगठन उस ढांचे का नाम है जो शासन के प्रमुख कार्यवाहक तथा उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने जो संगठन की परिभाषाएं दी, उनको अगर हम लास्ट में इनकी निष्कर्ष ले परिभाषाओं का, तो इसका मतलब यह है कि संगठन में मूलतः उसका ढांचा, उसमें कार्यरत व्यक्तियों के बीच की कार्यशील व्यवस्था और उनके परस्पर संबंध शामिल होते हैं। ये संगठन की परिभाषाएं हो गई। अब आती है संगठन की विशेषताएं। संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखो, ये विभिन्न परिभाषाएं हमने पढ़ी, मीनिंग जो समझ लिया, इसके आधार पर हम संगठन की विभिन्न विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे ये विभिन्न व्यक्तियों का समूह है, चाहे वह छोटा हो तो बड़ा हो। संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो ये विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। पहली परिभाषा जो हम इसकी विशेषता जो जान सकते हैं। ये दूसरी हम कह सकते हैं कि समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन के अधीन संगठित होकर कार्य करता है। कार्यकारी नेतृत्व के अधीन ये संगठन जो है वो उसके अंतर्गत कार्य करता है। और अगली बात जो हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि प्रबंध का यंत्र है, यह समूह के उत्तरदायित्वों को भी परिभाषित करता है। यह संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है। संरचनात्मक संबंध कौन ऊपर नीचे होंगे। इसमें कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के स्वरूप को स्थापित करता है। ये संगठन कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के स्वरूप को स्थापित करता है। ठीक है ना। यह समूह के उत्तरदायित्वों को भी परिभाषित करता है। संगठन एक प्रकार का संप्रेषण जाल है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है संगठन, जिसमें निरंतर संदेश का आदान प्रदान होता रहता है नीचे से ऊपर। इस प्रकार ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, संप्रेषण जाल है संगठन। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हम कुछ विशेषताएं हैं जो हम संगठन के अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि संगठन समूह के प्रयासों को निर्देशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। ये संगठन के प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब इसमें आपको थोड़ी सी बात मैं और बताऊंगा इन विशेषताओं के आधार पर। संगठन की जो विशेषताएं, इनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि संगठन के आधार, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन किस आधार पर बनते हैं। ये विशेषताओं के साथ ही मैं समझा रहा हूं आपको कि कोई संगठन बनेगा उसका आधार क्या होगा। देखो, लूथर गुलिक ने कहा है कि संगठन के जो आधार है वो 4 P's होते हैं। 4 P मतलब संगठन के आधार को उसने 4 प्रकार के बताया कि 4 आधार होते हैं जिनके आधार पर संगठन बनते हैं, और उन 4 जो आधार बताया उनका पहला अक्षर P है, तो इसको संगठन के 4 आधार के 4 P's के नाम से जाना जाता है। विख्यात है ये। मतलब संगठन की आवश्यकता होगी वो कोई कार्य को संपादित करने के समय उत्पन्न होती है, अर्थात संगठन किसी न किसी कार्य को पूरा करने हेतु बनाए जाते हैं। तो संगठन के जो 4 आधार हैं वो होते हैं, पहला उद्देश्य, कोई कार्य का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा, किसी न किसी कार्य को करने के लिए बनाए जाएंगे, तो संगठन का एक आधार हो गया। तो उद्देश्य का इंग्लिश में उन्होंने कहा पर्पज से पहला P आया। दूसरा वो कहते हैं कि संगठन की एक प्रक्रिया होगी, प्रोसेस, तो दूसरा आधार हो गया प्रोसेस। तीसरा है संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, जिनके लिए कार्य करेगा संगठन वो भी व्यक्ति होंगे, तो तीसरा इसका जो आधार हुआ वो हुआ व्यक्ति, पर्सन। और चौथा जो संगठन का आधार हुआ वो प्लेस, किसी एक स्थान पर कार्य करता है संगठन, प्लेस, स्थान। तो ये 4 आधार है लूथर गुलिक ने जो बताया, और लूथर गुलिक का जो विभाजन है वो 4P सिद्धांत के नाम से विख्यात है। अर्थात पहला संगठन का उद्देश्य, कार्य विशेष पहला आधार हो गया, दूसरा प्रक्रिया है ना, तीसरा व्यक्ति और चौथा स्थान। ये 4 आधार होते हैं संगठन के। इनके बाद
हम पढ़ते हैं संगठन के प्रकार। संगठन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, मेनली संगठन के विभिन्न आधारों पर संगठनों का विभिन्न वर्गीकरण किया गया है। आपको यहाँ पर यह समझना है कि संगठन के प्रमुख आधार क्या होते हैं। संगठन के प्रमुख आधार ये होते हैं कि संगठन जो है वो हम जो पॉपुलर संगठनों के नाम जानते हैं वो है संगठन औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, जो अब हम पढ़ेंगे। संगठन के प्रकार है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। वैसे तो संगठन के बारे में, संगठन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मेन रूप से आपको ये समझना है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे कि संगठन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यांत्रिक संगठन या संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन। दूसरा जो आधार होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अनौपचारिक संगठन। ये अनौपचारिक में टाइपिकल मिस्टेक है। अनौपचारिक संगठन को हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन भी बोलते हैं, और ये एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन होता है, इसमें मानवतावादी संगठन ये होता है। तो ये संगठन के प्रमुख प्रकार है। अब इनके बारे में डिटेल से कि संगठन के जो आधार है, संगठन के जो बेस है, इनके आधार पर हमने कहा कि संगठन जो है इनके प्रकार आ गए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और औपचारिक संगठन कहते किसको है? तो औपचारिक संगठन का अर्थ आपको समझना है, फिर इसकी लक्षण है, विशेषताएं, फिर इसके लाभ, और फिर इसके दोष। ये बातें जान लेंगे हम। अगर हमने औपचारिक संगठन ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, तो औपचारिक संगठन के आधार पर अब हम अनौपचारिक संगठन, जो औपचारिक संगठन का जस्ट अपोजिट संगठन होगा, वो होगा अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन आप ढंग से समझ जाओगे। तो औपचारिक अनौपचारिक संगठन के रूप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक संगठन। देखो, औपचारिक जो संगठन है, जिसका नाम ही फॉर्मल है, फॉर्मल संगठन। फॉर्मल संगठन जो है वो एक मतलब उस संगठनों को कहते हैं फॉर्मल संगठन जिनमें प्रत्येक स्तर पर, फॉर्मल संगठन या औपचारिक संगठन उन संगठनों को कहते हैं जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। प्रत्येक स्तर पर स्थिति को, अधिकार को, उत्तरदायित्वों को एक स्पष्ट रूपरेखा बना दी जाती है, उसके चार्ट बना दिए जाते हैं, नियम बना दिए जाते हैं। ये इस प्रकार के जो संगठन होते हैं वो औपचारिक संगठन कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के संगठनों में अधिकार जो होते हैं वो उच्च स्तर से लेकर नीचे के स्तर की ओर प्रत्यायोजित होते हैं। अधिकार ऊपर से नीचे आते हैं और पूरी संगठन संरचना संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का काम करती है। ये औपचारिक संगठन होते हैं। जनरल आपको मैंने वो इसके बारे में बताया। औपचारिक संगठन के बारे में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती है, तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक संगठन। उनके अनुसार ही औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही संगठन की पद्धति, संयंत्र की पद्धति, नीतियां, नियम सम्मिलित होते हैं। तो इसकी जो ये जो बातें हैं, ये जो अर्थ मैंने बताया वो ये है कि संगठन जो होता है औपचारिक संगठन, वो उसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है। अर्थात औपचारिक संगठन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित कार्यों की व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, कार्य और जवाबदेहिता भी स्पष्ट होती है। ये सारी व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें कार्यरत सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी से प्रभावी रूप से मिलकर कार्य करते हैं। ये औपचारिक संगठन की हो गई अर्थ। अब औपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषताएं, जिसे हम कहेंगे लक्षण या विशेषताएं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जानना जरूरी है। तो औपचारिक संगठन के जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो विभिन्न प्रकार की है। इनको हम लक्षण और विशेषताएं जब हम जान लेंगे औपचारिक संगठन के, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फिर बाद में औपचारिक संगठन होते कैसे हैं। देखो, मैं सिंपल भाषा में कहूं तो औपचारिक संगठन जानबूझकर बनाए जाते हैं। पहला है ये है इसका, जानबूझकर बनाए जाते हैं। ये अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, पूर्णतः निर्व्यक्तिक होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। ये इसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को भी परिभाषित कर दिया जाता है। इसमें प्राय संगठन चार्टों का निर्माण प्रयोग किया जाता है, और एक संगठन का जो सिद्धांत, आदेश की एकता का, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है औपचारिक संगठन को। और इसमें औपचारिक संगठन में
संगठन के प्रबंध के स्तर पर अधिकारियों के पद और उनके कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, अर्थात इनमें कार्य विभाजन बहुत आसानी से होता है। औपचारिक संगठन में डिजाइन और ढांचे को प्रधानता मिलती है। ये जनरल विशेषताएं हैं औपचारिक संगठन की। और औपचारिक संगठन अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं और इस प्रकार के संगठन सुविचारित नियमों और व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। एक औपचारिक संगठन की एक जनरल विशेषता है। अगर आप हेडिंग्स में बात करें, मैं कुछ हेडिंग्स बोलूंगा, जिन हेडिंग्स के बेस पर आप ये समझ सकते हैं कि औपचारिक संगठन जो होते हैं वो उनके प्रमुख लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है। देखो, पहला, कानूनी स्तर होता है, लीगल स्टेटस होता है औपचारिक संगठन का, ये आपको समझना है। औपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों को और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत सरकारी संगठनों का ही निर्माण होता है। मतलब कानूनी स्तर होता है, जो विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर जो पारित अधिनियम पारित कर देगी, कानून बना देगी, उनके अंतर्गत ही औपचारिक संगठनों का निर्माण होता है। मतलब विभिन्न प्रकार के संगठन, जैसे हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है ना, अखिल भारत एम्स है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, तो इत्यादि प्रकार के जो संगठन है वो किसी न किसी कानून के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। तो इनका पहला एक लक्षण है, विशेषता हम कहेंगे तो वो है कानूनी स्तर। दूसरा है कार्य का विभाजन। प्रत्येक संगठन किसी न किसी लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्मित किया जाता है। अच्छी तरह पता है, आप समझ गए होंगे कि कोई संगठन क्यों बनाया जाएगा, कोई उद्देश्य होंगे, लक्ष्य होंगे, उनकी प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। तो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं और औपचारिक संगठनों की यह विशेषता होती है प्रमुख, वह संगठन में कार्य थे, प्रत्येक कार्मिक को उसकी योग्यता या पद के अनुसार कार्य दिया जाता है इसमें, अर्थात इस औपचारिक संगठनों में कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से होता है। तीसरी विशेषता, ढांचे की प्रधानता। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसकी प्रधानता होती है ना। औपचारिक संगठनों में डिजाइन और ढांचे को क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है। मतलब इसमें स्पष्ट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसका ऊपर से नीचे हर अधिकारी, हर पद का दायित्व निर्धारित होता है। तो पहला इसकी विशेषता भी कानूनी स्तर, दूसरा वह कार्य के विभाजन, तीसरा ढांचे की प्रधानता, और चौथा है स्थायित्व। औपचारिक संगठन की एक प्रमुख जो विशेषता है वह स्थायित्व है, अर्थात ये औपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषता स्थायित्व का मतलब कि अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, भले बार बार टूटते फूटते नहीं है, इनका ढांचा और उद्देश्य बार बार तुरंत नहीं बदलता है। ठीक है। पांचवी इसकी विशेषता हुई नियम एवं व्यवस्थाएं। औपचारिक संगठनों में नियम और व्यवस्थाएं होती है जिनका सबको पालन करना पड़ता है। सुस्पष्ट एवं सुविचारित नियमों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करना औपचारिक संगठन की पहचान है। सुस्पष्ट एवं सुविचारित नियमों, प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करना औपचारिक संगठन की एक प्रमुख पहचान होती है। छठी विशेषता अगर हम कहें तो चेतनापूर्वक निर्माण एवं स्वीकृति, अर्थात औपचारिक संगठनों का निर्माण जानबूझकर किया जाता है, चेतनापूर्वक, जानबूझकर, सोच समझकर इन संगठनों का निर्माण होता है औपचारिक संगठनों का। इस प्रकार के संगठनों को संबंधित प्राधिकारी से मान्यता, स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है ना। और ये इसकी प्रमुख कह सकते हैं हम विशेषताएं हैं औपचारिक संगठनों की। तो औपचारिक संगठनों के विशेषताओं और लक्षणों को जान लेने के बाद इसके प्रमुख लाभ क्या है और दोष क्या है, ये हम जान लेंगे। तो इसको जान लेने के बाद अनौपचारिक संगठनों को जानना आसान हो जाएगा। देखो, औपचारिक संगठनों के प्रमुख गुण या लाभ जिनको हम कह सकते हैं वो आपके ये हैं। फायदे क्या हैं औपचारिक संगठनों से? संगठन जनरली ज्यादातर प्रशासन में औपचारिक संगठन नहीं बने हुए होते हैं। पहला है पारस्परिक मतभेद का अंत। औपचारिक संगठनों से पहला फायदा मिलता है कि आपसी जो मतभेद होता है उसका अंत हो जाता है। अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण, हमने आपको पहले बता दिया, औपचारिक संगठनों की विशेषता होती है कि इसमें अधिकार और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होती है। तो इस औपचारिक संगठनों में अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण आपसी मतभेदों के उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है। आपस में संगठन के जो कार्मिक है उनमें आपसी मतभेद उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, कार्यों का दोहराव नहीं होता। कार्यों का दोहराव न होने दूसरा फायदा है। रिपीटेशन नहीं होता वर्क का। पूर्णतया नियोजित होने के कारण, नियोजन इसकी एक प्रमुख विशेषता है। प्लानिंग होता है, जानबूझकर बनाए जाते हैं, समन्वित प्रयास होता है इसमें। तो पूर्णतया नियोजित होने के कारण इसमें किसी कार्य का दोहराव नहीं होता। तीसरा, टालमटोल की संभावना का न होना। इस संगठन में टालमटोल की संभावना नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इसमें अधिकारों और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या पहले ही कर दी जाती है, तो टालमटोल की संभावना का न होना। चौथा है उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल। औपचारिक संगठनों में उद्देश्यों को प्राप्त करने, उन तक पहुंचने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल होता है। अगली बात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अत्यधिक महत्व की समाप्ति हो जाती है औपचारिक संगठनों में। इसमें किसी एक ही व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, उनका अत्यधिक महत्व स्वतः समाप्त हो जाता है, सब मिलकर प्रयास करते हैं।
छठी विशेषता औपचारिक संगठन में हो सकती है, वही हो सकती है पक्षपात का न होना। इन संगठनों में अवसरवादी और पक्षपात के अवसर समाप्त हो जाते हैं। सातवां फायदा अगर हम औपचारिक संगठनों का कह सकते हैं तो वो कह सकते हैं कार्यों के प्रमापों का निर्धारण। इसमें कार्यों के सही मेजरमेंट का निर्धारण अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। प्रमाप, कार्यों को सही ढंग से मेजरमेंट करके सबको कार्य बांट दिए जाते हैं। हम अगली फायदा जो औपचारिक संगठनों का है वो एक समझ सकते हैं कि सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। कार्यों के स्पष्ट होने के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना को भी इसमें बल मिलता है। ये प्रमुख एक गुण है औपचारिक संगठनों के, ठीक है ना। ये जान लेने के बाद कुछ इसके दोष भी है, औपचारिक संगठनों के जो प्रमुख दोष है वो भी जानना जरूरी है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, देखो संगठन के स्वरूप की आलोचना की जाती है। जनरली औपचारिक संगठनों की आलोचना भी की जाती है। आलोचक ये कहते हैं कि इसमें मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई है, ह्यूमनिज्म की इसकी उपेक्षा है, मशीनों की भांति व्यवहार होता है, ऐसा कहा जाता है इसमें। जैसे हमने वो पढ़ा था संगठन का पारंपरिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी, वो औपचारिक संगठनों की बात करता है। और जो हमने मानव संबंध सिद्धांत पढ़ा वो यही तो कहता है कि पारंपरिक सिद्धांतों में मतलब मानवीय तत्वों की उपेक्षा होती है। तो किसी संगठन की वास्तविक प्रकृति और उसके यांत्रिक ढांचे के अध्ययन मात्र से हम संगठन को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी मनोवृत्ति, उनका व्यवहार का स्वरूप, उनका चरित्र, उनकी रुचियां, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं आदि की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये इसकी जो दोष है, पहला वो है कि इसमें पहल शक्ति की समाप्ति। पहला दोष है औपचारिक संगठनों का पहल शक्ति की समाप्ति। पहल शक्ति का मतलब जो इनिशिएटर होते हैं। औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा दोष ये है कि वह ये उपक्रम में पहल शक्ति को समाप्त कर देता है। लोग चलाकर कोई पहल नहीं करते इस औपचारिक संगठनों में। तो पहला इसकी आलोचना है पहल शक्ति की समाप्ति। दूसरा अधिकारों का स्वहित में प्रयोग। इस प्रकार के संगठन में अधिकारी कई बार अपने अधिकारों को अनावश्यक रूप से अपने हित में प्रयोग करते हैं, है ना, अधिकारों का स्वहित में प्रयोग। अगला है अन्य संगठनों की मान्यताओं भावनाओं की उपेक्षा होती है। इस प्रकार के संगठन में कार्यरत व्यक्ति सामाजिक संगठनों की मान्यताओं भावनाओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और उससे अगला है यंत्रवत होना। इस प्रकार के संगठन यंत्रवत होते हैं जो कि मनुष्य से ज्यादा अपने नियमों और नीतियों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रमुख दोष है। पहला पहल शक्ति की समाप्ति, दूसरा अधिकारों का स्वहित में प्रयोग, तीसरे अन्य संगठनों की मान्यताओं भावनाओं की उपेक्षा होती है, चौथा इसका दोष है यंत्रवत होना, और पांचवा दोष अगर हम औपचारिक संगठनों का कह सकते हैं तो वह है अनौपचारिक संप्रेषण में बाधा। औपचारिक संगठन अनौपचारिक संप्रेषण में बाधाएं भी मतलब उपस्थित करते हैं। और अगला दोष अगर हम इसका कह सकते हैं तो वह समन्वय की समस्या। इस प्रकार के संगठन में समन्वय की समस्या भयंकर रूप से निरंतर बनी रहती है। ये एक जनरल आइडिया है औपचारिक संगठनों के दोष के बारे में। तो मतलब मानवीय तत्व को इसमें भुला दिया जाता है, अर्थात मानव को निर्जीव संरचना ही मानकर कार्य करता है, मनुष्य को मशीनी स्वभाव मान लेता है। इसके कारण उसमें पहल क्षमता, प्रेरणा या नवाचार का दम घुटता है ना। नौकरशाही के दोष भी औपचारिक संगठनों में आ जाते हैं, लाल फीताशाही, पद अहंकार, कानूनी अड़ंगेबाजी। तो ये औपचारिक संगठन क्या होता है, नियम व्यवस्था, शीघ्र अनौपचारिक संचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये इसके प्रमुख दोष है। तो इन दोषों को जान लेने के बाद अब आपके निष्कर्ष के रूप में आपको ये जानना है कि औपचारिक संगठनों के जो, जब हम अनौपचारिक संगठन पढ़ेंगे तो आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि औपचारिक संगठनों के जो लाभ है वो अनौपचारिक संगठनों के दोष हो जाते हैं, और औपचारिक संगठनों की जो हानियां हैं वो औपचारिक संगठनों के अनौपचारिक संगठनों के लाभ हो जाते हैं। ये हुआ औपचारिक अनौपचारिक संगठनों में से औपचारिक संगठन का ढंग से एक एनालिसिस। इसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे अनौपचारिक संगठनों का अध्ययन। अनौपचारिक संगठनों को जानेंगे हम अगली क्लास में।